दोस्तों, इजरायल को खत्म करने के लिए ईरान ने तो कसम खा ली है, लेकिन यूएस की भी नेवी अब और क्लोज आ गई है ईरान के। एक जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो नेवी शिप है वो अमेरिका ने मंगा लिया है और वो ईरान के पास पहुंचने वाला है, जिसमें बहुत सारे और भी दस्ते हैं। F-15 F-16 हो गया, F-22 और पता नहीं कितने ही ना जाने कितने वहां पे फाइटर प्लेन तैनात कर दिए गए हैं। अब लग रहा है कि हमला किसी भी क्षण होने वाला है। तो क्या ये हमला सीधा ईरान पे होगा या फिर वही वाली चीज करेंगे जो इन्होंने किया था, वो राष्ट्रपति को उठा लिया था, दिखाया था कि मिलिट्री एक्शन लेंगे लेकिन राष्ट्रपति को उठा लिया था, क्या होगा? तो इन सभी चीजों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्स-रे ऑफिसर एनके सूद सर है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। सूद सर, क्या लग रहा है डायरेक्ट अटैक होने वाला? हमने इस पे पहले चर्चा की थी, आपने कहा था कि नहीं होगा, लेकिन अब इतनी सारी नेवी और भाई अपने 10,000 उन्होंने ट्रूप्स भी हैं, वो भी वहां पे गल्फ में पोस्ट किए हुए हैं। तो क्या लगता है अब जंग होगी? कुछ लोग तो वर्ल्ड वॉर 3 का भी नाम ले रहे, क्या होगा अभी? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि जब पिछली बार यूएस ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, तो तब किया था जब इजराइल इनके डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो यूएस की फोर्सेस आ गई और इनके जो 3 सेक्टर है जहां पे इस्फहान और 2 जगह और जहां पे इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन थी, वहां पे अटैक किया और कहा कि अब ईरान का न्यूक्लियर सिस्टम खत्म हो चुका है, अब ईरान किसी को मार नहीं पाएगा, कुछ इनको हमें खतरा नहीं है। लेकिन फिर देखा गया कि ईरान दोबारा से खड़ा हो गया है और इनको लग रहा है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो फिर प्रोग्रेस कर रहा है। तो यूएस ने अपने यहाँ पे अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा, यूएसएस अब्राहम लिंकन, और साथ में जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर जाता तो उसके साथ और बड़े शिप्स होते हैं, वार शिप्स होते हैं, मिसाइल के शिप्स होते हैं, साथ में सबमरीन्स होती हैं। तो ये कम से कम 14-15 इनके साथ शिप्स होते हैं और इनकी प्रोटेक्शन भी की जाती है। उसके साथ में इनका जो एजेंडा होता है वो है अटैक करने का पूरे तरीके से। अब यूएस ने देखा कि कुछ काम नहीं हो रहा, एक इनके आपस में नेगोशिएशन हुई थी तो वहां भी फेल हो गई। तो अब यूएस दोबारा से नेगोशिएशन हो रही है स्विट्जरलैंड के अंदर 17 फरवरी को। तो यूएस ने अपना यूएसएस गेराल्ड फोर्ड भेजा, जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके अंदर 100 आपके आते हैं एयरक्राफ्ट और 100 टन की इसकी कैपेसिटी है। 100 मतलब इन द सेंस कि इसके इतना पानी डिस्प्लेस कर सकता है कि जो किसी भी कोई दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं कर सकता। लेकिन बात यह है कि यूएस अटैक क्यों नहीं कर रहा? ट्रंप ने तो कहा था कि आप लोगों की डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो, आप करो, मैं आप अटैक कर दूंगा, आपको बचा लूंगा। लेकिन ट्रंप नहीं आया क्योंकि इस टाइम पे सिचुएशन अलग हो चुकी है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि यूएस ईरान पे अटैक नहीं करना चाहता, ना ईरान की जो गवर्नमेंट है उसको हटाना चाहता है। उसके कुछ रीजंस भी हैं। एक पहली बात है कि जहां पे इस्लामिक गवर्नमेंट बैठे उसको हटाना एक इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है। और यहाँ पे जो इस्लामिक गवर्नमेंट बैठी थी वो यूएस से बिठाई थी 1979 में, जब अयतुल्लाह खोमेनी उनको फ्रांस से लेके आए थे। और उस टाइम पे गवर्नमेंट थी यहाँ पे रजा पहलवी की, जो यहाँ पे किंग थे कई 300 सालों से, उनको हटा दिया क्योंकि उन्होंने अपने आप को असर्ट करना शुरू कर दिया था। यूएस उनको लूट रहा था। यूएस ने कहा कि उसने कहा भी आप हमारा तेल लूट रहे हैं तो हम आपको कंट्रोल करना चाहते हैं अपने ऑयल पे। तो उसी का बदला लेने के लिए यूएस ने खोमेनी को वहां भेजा और उसके बाद ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन आ गया। इस रेवोल्यूशन आने से वहां पे जो राजा पहलवी था उसको जाना पड़ा। और मैं आपको बता दूं कि ईरान बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री थी, यूएस से भी ज्यादा थी। यहाँ पे लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहना करते थे, स्कर्ट पहन के घुमा करते थे, किसी ने बीच में जाना तो बीच में जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और इनकी जो इकोनॉमी थी वो भी बहुत बड़ी थी और लोग जाना पसंद करते थे। जब मैं फॉरेन में था तो जैसे हमें ईरान की ऑफर आती थी तो हमको मानी जाती थी सबसे बड़ी ऑफर। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान को डिस्ट्रॉय कर दिया, आज वहां पे लोग को मजबूरी में बुर्का पहनना पड़ता है, मोंटू पहनना पड़ता है, सिर को ढक के रखना पड़ता है, आपके बाल नजर नहीं आने चाहिए। लेकिन एक दूसरी बात है कि यूएस क्यों ईरान पे अटैक नहीं कर रहा? उसके कई रीजन है। पहली बात तो जो इस्लामिक गवर्नमेंट है उसको हटाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर यहाँ पे इस्लामिक गवर्नमेंट की वजह से नॉर्मल गवर्नमेंट आ गई, जो इम्पॉसिबल टास्क है, तो यूएस के आर्म बिकने बंद हो जाएंगे, गल्फ में पीस आ जाएगी। अगर गल्फ में पीस आएगी तो अमेरिका के आर्म्स कौन खरीदेगा? सऊदी भी नहीं खरीदेगा, यूएई नहीं खरीदेगा, बहरीन नहीं खरीदेगा। देखिए, आज क्या है कि 42% जो वर्ल्ड के आर्म्स बेचे जाते हैं यूएस के द्वारा बेचे जाते हैं। यूएस रीजन्स के अंदर झगड़ा करके रखता है, जैसे इंडिया के ऊपर उसने पाकिस्तान बिठा दिया, जब पाकिस्तान से कंट्रोल लिया तो उसने बांग्लादेश को अपने कब्जे में ले लिया, ताकि इंडिया को घेरा जाए सब तरफ से और इंडिया भी बिजी रहे आर्म्स परचेज करने में। लेकिन इंडिया ने यूएस के बदले फ्रांस से आर्म्स लेना शुरू कर दिया, रशिया से तो ले ही रहा था। लेकिन अब दूसरी बात आती है कि यूएस क्यों नहीं अटैक कर रहा? यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा था कि जब यहाँ पे लोगों को मार रहा है तो मैं इनको बचाने के लिए आ जाऊंगा। लोग इसी उम्मीद में थे कि यूएस आ जाएगा। 20,000 लोग मारे गए। पहले गोलियों से मारते थे,
बाद में इनको पॉइजन देनी शुरू कर दी और घर में घुस घुस के किसी का पता पूछ पूछ के उसको उठा के ले जाते थे और पॉइजन देते, जिससे उनका सारा का सारा सिस्टम फेल हो जाता था। और जो आदमी थे वहां पे, वो जो भी डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, या तो टर्की भाग गए, या अजरबैजान भाग गए, या आर्मेनिया भाग गए, और अब वहां पे शांति आ गई। जबकि ये जो डेमोन्स्ट्रेशन थी वो इकोनॉमिक इश्यूज पे थी। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे जो रोटी थी, जब मैं वहां पे था 1993 पे, तो 2 रियाल की थी, और आज जो रोटी मिल रही है, एक वो वहां पे जगह जगह तंदूर लगे होते हैं जहां पे रोटी मिलती है, आज है 20,000 रियाल की। आप देखिए कितनी चेंज हो चुका है। और जो ईरान के रियाल की कीमत थी डॉलर के खिलाफ, वो थी 1400 रियाल, आज 1.4 मिलियन है। ना वहां इंडस्ट्री है, ना कुछ है, ना कोई एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि वो अपने तेल पे डिपेंड करते थे, और तेल भी आज बेचा नहीं जा रहा क्योंकि यूएस ने उस पर सैंक्शन लगा दी। थोड़ा सा तेल इनसे चाइना लेता है। लेकिन दूसरी बात और आती है कि यूएस क्यों नहीं अटैक कर रहा। एक और रीजन है, क्योंकि यूएस की इस टाइम पे 7 पे बनी हुई है। देखिए ईरान को के अंदर इस टाइम पे रेगुलरली चाइनीज प्लेन्स उतर रहे हैं आर्म्स एमुनिशन लेकर के, और मेन चीज क्या है कि इनके पास इस टाइम पे मिसाइल्स इस टाइप की हैं जो मिसाइलें 1500 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जो चाइनीज मिसाइल है, और वो हाइपोसोनिक मिसाइल है जो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसीलिए अमेरिका को डर है कि अगर मैं जाऊंगा तो चाइनीज मिसाइल मुझे मार देगी। इंडिया भी इस मिसाइल बना रहा है, जो 26 फरवरी को डिस्प्ले की थी यहाँ पे। हाँ, दूसरी बात, हाँ सर, तो ये चाइना उनकी मदद कर रहा है, तो अमेरिका कुछ क्यों नहीं कह रहा चाइना को? क्योंकि भारत तो सिर्फ तेल खरीद रहा था, तब इन्होंने बोल दिया था कि भाई तुम पे सैंक्शन लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब इनको पता है, चाइना इनको सारी जो जानकारी है वो भी दे रहा है कि कहाँ पे इनके क्या शिप्स, कौन से नई डेवलपमेंट हो रही है, और हथियार भी दे रहा है। तब कुछ क्यों नहीं कह रहा फिर? यूएस से डरता है क्या? देखिए एक, हाँ बिल्कुल डरता है। देखिए पहली बात है कि जब इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उस टाइम पे पाकिस्तान को सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही थी चाइनीज सैटेलाइट्स के द्वारा, और तब इंडिया ने कहा कि हमारे को कम से कम 20 और सैटेलाइट बनाने होंगे। और इस टाइम पे चाइना के सैटेलाइट घूम रहे हैं गल्फ के ऊपर, और पूरी इंफॉर्मेशन पास की जा रही है ईरान को, इनके शिप्स के बारे में, इनके वारशिप्स के बारे में, एयरक्राफ्ट के बारे में। साथ में एक और बात है कि चाइना की इकोनॉमी इंडिया से बहुत बड़ी है, यानी कि यूएस की तो 40 बिलियन की है, लेकिन चाइना की है 15 बिलियन डॉलर्स, ट्रिलियन डॉलर्स रादर। तो चाइना इनके दबता नहीं है। बहुत सी चीजों पे यूएस डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, और बहुत सी चीजों के लिए चाइना को यूएस की जरूरत पड़ती है। तो दोनों एक दूसरे से वार नहीं करना चाहते। अगर यूएस चाइना पे अटैक करेगा तो यूएस की आधी आर्मी खत्म हो जाएगी। चाइना तो बर्बाद होगा, लेकिन यूएस की आधी आर्मी खत्म हो जाएगी। जो यूएस को ये चीज पता है, तो यूएस चाइना को धमका नहीं सकता, क्योंकि आज बहुत पावरफुल है यूएस चाइना। और दूसरी बात बता दूं कि इस टाइम पे यहाँ पे जो चाइना ने यहाँ पे अपने वारशिप भेजने शुरू कर दिए। एक एक्सरसाइज चल रही है इस टाइम पे गल्फ के अंदर, गल्फ ऑफ एडन में, जहां पे रशिया के वारशिप भी है, चाइना के वारशिप भी है। एक मैसेज दिया जा रहा है यूएस को। साथ में जो ईरान है उसने गल्फ ऑफ एडन पे पूरा कंट्रोल कर लिया। उसने कहा हम कोई भी मिसाइल फेंक दूंगा। तो जितने भी वारशिप जाते हैं, क्योंकि गल्फ ऑफ एडन छोटी सी जगह है जहां से सारे शिप पास करते हैं गल्फ के ऑयल लेकर के, और अगर गल्फ ऑफ एडन को ईरान ब्लॉक कर देता है तो इनका ऑयल बिकना बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ ईरान ने एक धमकी दे दी है इन कंट्रीज को। देखिए जब यूएस ने पहली बार अटैक किया था ईरान के ऊपर, तो उस टाइम पे ईरान की एक मिसाइल गई थी आपके इराक के ऊपर, और वहां पे जो यूएस की बेस है उस पर मिसाइल मारी, तो वहां 100 से ज्यादा इनके सोल्जर्स इंजर्ड हो गए थे यूएस के। तो यूएस ने अपनी उस बेस को बंद कर दिया। साथ में ये भी कह दिया ईरान ने कि मैं जहां से मिसाइल आएगी वहीं पे मिसाइल मारूंगा, उनके ऑयल के डिपो को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अगर इनके ऑयल के डिपो को डिस्ट्रॉय किया जाता है तो वहां आग लग जाएगी, जिसको मिटाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो वो भी एक खतरा बना हुआ यूएस के लिए। तो इसलिए यूएस ईरान के ऊपर सोच रहा है किसी तरीके से ईरान को रोकूं कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करो। ईरान एक हद तक मान गया कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, लेकिन साथ में ये भी चाहता है यूएस कि उनका जो मिसाइल का प्रोग्राम है लॉन्ग रेंज मिसाइल का, जिसकी रेंज है 5000 किलोमीटर की, उसको बंद कर दे। इसी पे नेगोशिएशन चल रही है, लेकिन ईरान मान नहीं रहा। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि ईरान पे यूएस अटैक करेगा और ईरान की गवर्नमेंट को बर्खास्त कर देगा, हरा देगा, ये इम्पॉसिबल काम है। क्योंकि जब तक वहां की गवर्नमेंट नहीं टूटेगी या वहां के जो इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड्स है वो नहीं टूटेंगे, तब तक यूएस वहां पे पेनिट्रेट नहीं कर सकता। देखिए वहां पे जो लोग डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, किसी के पास गन्स नहीं थी, और आईआरजीसी जो उनकी आर्मी है वो टोटली इंटैक्ट है और इंटैक्ट रहेगी, क्योंकि इनके ऊपर जो प्रेशर है वो है अल्लाह का प्रेशर है, इस्लाम का प्रेशर है। आप उनको तोड़ना एक हिसाब से इम्पॉसिबल है यूएस के लिए। वहां के लोग क्या नाम माने, जैसा नहीं होगा जैसे भी राष्ट्रपति को उठा लाए थे ट्रम्प के। हाँ, जैसे वेनेजुएला बैठा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर देखिए जब खमैनी मरा तो खमैनी मरने के बाद खमनई आ गया, और खमनई मरेगा तो कोई और आ जाएगा।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको, क्योंकि इनका एक सुप्रीम लीडर एक ही होता है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की बात छोड़िए, यहाँ पे एक सुप्रीम लीडर होता है जो एक इस्लामिक लीडर होता है, उसको सब मानते हैं, उसकी बातें मानते हैं, जो नहीं मानता को फर्क नहीं पड़ता। देखिए ईरान के अंदर आज हजारों लोग मारे गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, लाखों मारे जाएंगे तो ही फर्क नहीं पड़ेगा, करोड़ों मारे जाएंगे तो ही फर्क नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट उनकी ऐसे ही रहेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट किसी के मरने की परवाह नहीं करते अपने लोगों की। देखिए हम जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारे 2 लोग मारे जाते हैं तो हमारे यहाँ शोर मच जाता है, वहां पे हजारों मारे गए तब भी कोई शोर नहीं बजा। उनकी गवर्नमेंट हिली तक नहीं, उफ तक नहीं हुई, और वो धमकी दे रहे हैं बार बार यूएस को कि तुम कोशिश तो करो, तुम्हारे वारशिप को डुबो देंगे समुद्र के अंदर। ये दिया खमनाई ने वार्निंग ट्रंप को, जब ट्रंप ने उससे कहा था कि तुम पे अटैक कर देंगे। तो मुझे कोई इसमें डाउट की बात नहीं लगती कि मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि पहली बात तो यूएस वहां की गवर्नमेंट को हटाना नहीं चाहता, दूसरी बात उनकी गवर्नमेंट को हटा नहीं सकता, और तीसरी बात यूएस कहे कि मैं अपने फोर्सेस भेज दूंगा। जब तक यूएस अपने जो फुट सोल्जर को नहीं भेजेगा कुछ नहीं होगा, और यूएस अपने फुट सोल्जर को भेजेगा तो बहुत से सोल्जर मारे जाएंगे। क्योंकि आप देखिए इनके पास कौन कौन से ग्रुप्स हैं, हमास इनके पास है, हिजबुल्ला इनके पास है, तो सारे के सारे मिलिटेंट ग्रुप तो इनके पास ही है। तो एक बात और है ना सूद सर, अभी कई लोग कह रहे हैं, विशेषज्ञ भी बात कर रहे हैं और लोग भी बात कर रहे हैं, ट्विटर पे भी आप देखेंगे कि यहाँ से अगर युद्ध होता है और अगर वो 2-4 हफ्ते भी चल गया तो ये विश्व युद्ध 3 की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि चाइना और रशिया तो उनके साथ है ही। अब अमेरिका, अब इजराइल भी इसमें कितना कूदेगा कितना नहीं कूदेगा ये भी देखने होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब इजराइल ने ईरान पे हमला किया था तो इजराइल को भी काफी भारी नुकसान हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लोग जो मर्जी बात कहें कि थर्ड वर्ल्ड हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन पहली बात, यूएस अटैक नहीं करेगा ईरान के ऊपर। यूएस कोशिश करेगा पूरे तरीके से कि ईरान मान जाए और लॉन्ग रेंज मिसाइल को बंद कर दे प्रोग्राम को, और रशिया भी चाहता है ईरान ना करे। लेकिन मेन इशू क्या इस टाइम पे आ रहा है कि अगर जो यूएस है उसका मेन रोल था, जो यूएस रशिया यूक्रेन वार हुआ उसके ऊपर उनका मेन रोल था। अगर रशिया यूक्रेन वार ना होता तो आज ये वाला वार भी ना होता, तो रशिया इसको सपोर्ट ही ना करता। अगर रशिया इसको सपोर्ट करता तो अकेला चाइना भी इसको सपोर्ट नहीं कर सकता था। देखिए चाइना के भी कुछ इंटरेस्ट है, जैसे वेनेजुएला से सारा तेल लेता था चाइना, उसको सस्ता ऑयल मिलता था, और इसी तरीके से ईरान से सारा तेल लेता था, क्योंकि यूएस ईरान को धमकी नहीं दे सकता। यूएस चाइना को धमकी नहीं दे सकता, और चाइना उसकी धमकी सुनेगा भी नहीं। इंडिया पे तो प्रेशर डाल सकता है, इंडिया ने भी थोड़ी धमकी सुनी, लेकिन इंडिया प्रेशर डाल सकता है, चाइना पे प्रेशर नहीं डाल सकता। चाइना ने जो इनके मिनरल्स थे वो बंद कर दिए थे, तो यूएस भागा उसके पास कि आओ हमारे मिनरल्स ले लो हमसे। देखिए मेन बात क्या है कि हर एक कंट्री की अपनी पोजीशन है, तो यूएस इसीलिए चाहता कि इंडिया स्ट्रांग बने, इंडिया पावरफुल बने। उसको डर है कि मैं अगर इंडिया को उसी तरीके से डील करूंगा तो इंडिया भी बगावत कर सकता है। लेकिन आज अगर रशिया यूक्रेन वार चल रहा है तो चाइना उनको ओपनली सपोर्ट कर रहा है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया हिडन सपोर्ट दे रहा है। लेकिन चाइना ओपनली सपोर्ट कर रहा है, तो यूएस ने क्या बिगाड़ लिया चाइना का। तो इजराइल का क्या रोल रहेगा यहाँ पे फिर? देखिए इजराइल छोटी कंट्री होगा नहीं युद्ध, अगर इन केस वो आगे बढ़ते हैं यूएस वाले, तो वो यही कोशिश करेंगे कि वो सेज बिछा के रखे इजराइल, और फिर ये वहां पे जाएं। देखिए इनका जो मेन पर्पज है, ये अवॉइड करना चाहते हैं वार को। अगर लड़ाई हो भी गई तो ईरान को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इनका जो मेन पर्पज है यूएस का, वो है इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करना, मिसाइल प्रोग्राम को बंद करना, उसी तक सीमित रहेंगे। गवर्नमेंट वहां किसी भी रीजन पे हट नहीं सकती। मैं तो गारंटी से बात कह सकता हूं कि वहां की गवर्नमेंट को हटाना एक हिसाब से इम्पॉसिबल काम है। आप क्या हमास के टुकड़े कर सकते हैं, वहां पे डिस्ट्रक्शन ला सकते हैं? क्या आप हिजबुल्ला को तोड़ सकते हैं? आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जब तक वहां पे एक भी सोल्जर रहेगा तो वो हिजबुल्ला का ही सोल्जर होगा, कोई एंटी और प्रो की बात नहीं है। इसी तरीके से ईरान की गवर्नमेंट है, वहां पे कोई बाइफरकेशन नहीं हो सकती। वहां पे आप लड़ाई कर सकते हैं, उनके लोगों को मार सकते हैं। आईआरजीसी के चेयरमैन को मार दिया, वहां पे जो इनका जो साइंटिस्ट था जो न्यूक्लियर प्रोग्राम कर रहा था उसको मार दिया। एक गया तो दूसरा आ गया, ये लड़ाई तो चलती रहेगी। जैसे इंडिया के साइंटिस्ट को मारा था। इंडिया के साइंटिस्ट को दूसरी बात थी ना, इंडिया के साइंटिस्ट को मार दिया, वो तो हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाए, हम कुछ बोल ही नहीं पाए, जबकि पता था यूएस हमारे साइंटिस्ट को मारा है। एक को 1965 जनवरी में मारा था, और दूसरे को मारा था इन्होंने 71 वार का बदला लेने के लिए, क्योंकि इंडिया न्यूक्लियर बम बनाना चाहता था, यूएस नहीं चाहता था इंडिया न्यूक्लियर बम बनाए। जब इंडिया ने न्यूक्लियर बम टेस्ट कर लिया 1974 में, तो उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम दे दिया, उसकी गोद में बिठा दिया। जो कंट्री अपने टायर नहीं बना सकती स्कूटर के, वहां वो न्यूक्लियर बम बना रही है। आप सोचिए, सारे के सारे जो साइंटिस्ट थे वो तो यूएस के थे, और सारा का सारा जो मटेरियल दिया गया था वो यूएस के द्वारा दिया गया था। और क्योंकि पाकिस्तान को उसने इसलिए खड़ा किया हुआ है कि इंडिया को टारगेट कर सके, इंडिया को बिजी रखे, और तभी इनके आर्म्स पाकिस्तान भी ले रहा है और इंडिया भी ले रहा था। लेकिन अब इंडिया कह रहा है कि मैं तुमसे नहीं लूंगा, मैं तो लूंगा
या तो लूंगा मैं फ्रांस से या लूंगा रशिया से, लेकिन फिर भी इंडिया ने पीए टाइप प्लेन तो ले लिया इनसे, 6 प्लेन का ऑर्डर दे दिया इनको $3 बिलियन के। तो मतलब कुल मिला के वॉर की स्थिति अवॉइड करने की पूरी कोशिश करेगा यूएस। दिखा ऐसे रहे हैं कि वहां पे वॉरशिप पहुंच रही हैं और बड़े बड़े जहाज भी पहुंच रहे हैं। आई थिंक जो नेक्स्ट 48 आवर्स होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, उसमें पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि जो उनके जो जेट्स हैं वो हवा में अभी घूम रहे हैं, और जो कई रडार हैं उनमें भी दिखाया जा रहा है कि जैसे प्लेन जाते हैं, वो नॉर्मल प्लेन जाते हैं वहां पे, वैसे उनके फाइटर जेट्स घूम रहे हैं। और देखना होगा कि आगे क्या देखो होता है। मैं एक और बात बता दूं संदीप, कि बेसिकली ना तो ईरान वार चाहता है ना यूएस चाहता है, क्योंकि यूएस को खरोंच भी लग गई तो यूएस की पूरी इमेज खराब हो जाएगी। यूएस अभी तक जहां पे भी उसने अटैक किया है, जैसे इराक पे किया है, चाहे इसने सीरिया में इंटरवेन किया है या इसने लीबिया पे अटैक किया, तो वहां पे इनको खरोंच तक नहीं लगी, क्योंकि पूरा का पूरा एयर से अटैक किया गया था और पैसा भी इन्होंने गल्फ से ले लिया था। लेकिन ईरान के अंदर अगर यूएस अटैक करता है तो खरोंच तो लगेगी, और वो इसलिए कि इस टाइम पे चाइना इनके साथ खड़ा है, और चाइना इस टाइम पे बहुत एडवांस पहुंच चुका है। उसके पास 6-7 टाइप की हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। इंडिया अभी पहले हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है, लेकिन चाइना के पास 6-7 टाइप की मिसाइल्स हैं, क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट है यहाँ पे। चाइना सस्ता ऑयल लेता था, वेनेजुएला से भी चाइना सस्ता ऑयल लेता था, वहां पे इन्होंने एंट्री कर ली, अब यहाँ पे ईरान में घुस रहे हैं, तो ईरान चाइना का को भी तो पता कि ईरान का तो सबसे बड़ा जो तेल एक्सपोर्टर देश है वो चाइना ही है इस टाइम पे, जो आंकड़े क्योंकि दिखा रहे बाकी हैं। बाकी उसमें सैंक्शन लगा रखी है। इंडिया भी इनसे लेता था तेल, लेकिन उसके हाँ। बाद जब ट्रम्प पहली टेन्योर में आए तो कहा आप इनसे तेल मत लीजिएगा, आप हमसे तेल ले लो, तो इंडिया को माननी पड़ी उसकी बात। लेकिन अब इंडिया पे प्रेशर डाल रहा था कि आप रशिया से ऑयल ले लो, हमने कहा हम तो लेंगे। उस टाइम से लेकर के अब टाइम तक सिचुएशन चेंज हो चुकी है, और आज से 5 साल या 10 साल के बाद इंडिया अलग हो जाएगा। इंडिया सुनेगा ही नहीं यूएस की, जैसे चाइना नहीं सुनता। क्योंकि आज जिस तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से अपनी इकोनॉमी का ख्याल रख रहे हैं, जिस तरीके से हम अपने आर्म्स खरीद रहे हैं, जिस तरीके से हमने 114 रफाल की डील की है और 150 SU-57 की डील करने जा रहे हैं, इंडिया के अंदर अपने जहाज बन रहे हैं, जब हमारे पास सब कुछ आ जाएगा तो हम क्यों परवाह करेंगे यूएस की। आज हम डिपेंडेंट है, लेकिन फ्यूचर के अंदर जो हमारा प्रोग्राम होगा वो होगा आत्मनिर्भर भारत का। रशिया हमारे साथ खड़ा रहेगा, खड़ा भी है, और फ्रांस में भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि हम वहां से आर्म्स लेते हैं, तो हम यूएस की क्यों सुनेंगे। आज इसलिए सुननी पड़ती है कि हमारी मजबूरी है, लेकिन इससे कुछ साल पहले हम पूरे प्रेशर में थे यूएस के, जब इसने पहली बार हमारे प्रेशर डाला था कि आप ईरान से ऑयल बदलो। अब तो हम रशिया से ऑयल ले रहे थे और लेंगे भी, लेकिन आप देखिए 5-7 साल के बाद इंडिया अलग तरीके का हो जाएगा। यूएस भी यही सोच रहा है कि इंडिया बहुत पावरफुल होगा, तो मेरी सुनेगा ही नहीं, और हम क्यों सुनेंगे, क्योंकि आपकी बातें लेजिटिमेट नहीं है, इलेजिटिमेट बात करते हो। तो ईरान को आज जो मेन सपोर्ट है वो है रशिया की, दूसरी सपोर्ट है चाइना की, और चाइना ओपनली इस टाइम पे ईरान के साथ खड़ा है, वारशिप लेके खड़ा है, मिसाइलें दे रहा है, साथ में इनको इक्विपमेंट भेज रहा है, सैटेलाइट की इमेजेस भेज रहा है, जिसकी वजह से यूएस थोड़ा सा नर्वस है। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। नेक्स्ट 48 आवर्स रहेंगे वो बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे, और जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को उनसे भी निवेदन, आप बताइए कि कमेंट सेक्शन में क्या लगता है आपको कि क्या इसका समाधान किस तरीके से होना चाहिए, क्या यूएस अटैक करेगा नहीं करेगा। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें सब लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आपका भी आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद जय भारत।